हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, व्याकरण, एनसीईआरटी, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास चला रखी है। ठीक है, और आप सभी को पता है इसमें सभी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो भाई, अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। और पीडीएफ आप सभी को पता है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। 800 क्वेश्चन तक का पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। जब 801 से हमारे 900 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, तो 100 क्वेश्चनों का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ विद क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और भाई, और जो मैंने आप सभी के लिए शॉर्ट क्लासें डाल रखी हैं, मेरी शॉर्ट है, उनको भी जाके आप ज़रूर से ज़रूर देखें। एक शॉर्ट में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पेपर में मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ शॉर्ट को भी जाके ज़रूर से ज़रूर देखें। और जो चैप्टर वाइज सीरीज है भाई हिंदी साहित्य की, वो भी आप ज़रूर से ज़रूर देखें। पेपर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी वहाँ से। और मैंने सभी क्लासों की प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट भी चेक ज़रूर करें। तो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। और एनसीईआरटी की क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। और हमारी देख लो भाई, रेगुलर ये क्लास हमारी रेगुलर रहती है ये क्लास। शिका पीवाईक्यू की भी और एनसीईआरटी की भी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये क्लासें उपलब्ध हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। विशेषण के भेद का पूछा भाई। ठीक है, मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए। थोड़ा सा सामान। ठीक है, ये संख्यावाचक है विशेषण या गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण है। तो मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए, तो परिमाणवाचक विशेषण ये रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। यह निश्चित नहीं कि वह कब आएगा। ठीक है, वह निश्चित नहीं कि वह कब आएगा। ये सरल वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो भाई ये क्या है, मिश्र वाक्य रहेगा। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और आप सभी को पता है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। मध्य पुरुष का भी। ठीक है, मध्य पुरुष का तो देखते हैं। उसकी, वह, मेरे, आप। मध्य पुरुष पूछा भाई। ठीक है, मध्य पुरुष, तो आप। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, आप सभी को पता है। मैं उत्तम, तू मध्य और वे अन्य। ऐसे मैंने याद कर रखा है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम। उत्तम पुरुषवाचक में कौन कौन से आते हैं, एक मिनट रुको भाई। जैसे मैं, हम लोग, मैंने, हमने, हमारा, मेरा, मुझको आदि। ये भाई उत्तम पुरुष में आते हैं। ठीक है, और मध्य पुरुष के अंतर्गत, जो मध्य पुरुष है इसके अंतर्गत तू आ गया। तू, तुम, आप, तुम लोग, तुम्हें, तुमको। ये मध्य पुरुष में आते हैं। और अन्य पुरुष में आते हैं यह, वह, वे, उनकी, उनसे और उसको। ठीक है, ये आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कैसे याद कर रखा है, आपको भी वैसे याद रखना है। मैं उत्तम, तो मध्य, वे अन्य। ऐसे आपको याद रखना पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन है, सर्वनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय रहेगा, णीय, अणीय, य या नीय। तो अनीय प्रत्यय रहेगा। पहले भी इस सीरीज में क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। तो सर्व प्लस में अनीय प्रत्यय रहेगा। ठीक है, और प्रत्यय आपको पता है क्या होते हैं, जो शब्दांश के पीछे लगकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए
जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प है। एक वाक्य भेद का सही विकल्प वो हमें बताना है। संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ। ठीक है, संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ। तो मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, संकेत वाच्य या सरल वाक्य है। तो भाई ये क्या है, मिश्र वाक्य रहेगा। और जिस बच्चे ने भी पहले की क्लासें नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाके सारी क्लासें मिल जाएंगी, तो आप उनको जरूर से जरूर देखें भाई। अगला क्वेश्चन है, विषय द्वारा की गई क्रियाओं और वह शतान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आलंबन विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या उद्दीपन। तो इसको उद्दीपन कहेंगे। विषय द्वारा की गई क्रियाओं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। और रस के कितने अवयव होते हैं, 4 अवयव होते हैं। ठीक है, 4 अंग या 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, ठीक है, और फोर्थ है संचारी भाव, और इसको ही कह देते हैं व्यभिचारी भाव। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है वो हमें बताना है। आप सभी को पता है संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा है। ठीक है, कौन सा नहीं है, सिलाई है, भ्रातृत्व है, दानवता है, लेकिन शुद्ध नहीं है। ठीक है, दी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अधि उपसर्ग से बना सही शब्द है। अधि उपसर्ग से बना सही शब्द है वो हमें बताना है। तो अत्यंत तो नहीं है भाई, अध्यक्ष भी नहीं है। ठीक है, सॉरी भाई, एक मिनट देखते हैं। अत्यंत तो नहीं है क्योंकि अति प्लस में अत्यंत, तो अध्यक्ष रहेगा भाई। अधि प्लस में अक्ष, अध्यक्ष। ठीक है, ये इसमें तो अनुपयुक्त अन आ गया, अन प्लस में उपयुक्त। ठीक है, आघात तो आ गया सीधा, तो भाई उपसर्ग भी वाला ठीक रहेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और अधि का मतलब क्या आता है, ऊपर या श्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन है, बुरे दिन आना किस मुहावरे का अर्थ प्रतीत होता है। बुरे दिन आना किस मुहावरे का अर्थ प्रतीत होता है। तो किस मुहावरे का अर्थ प्रतीत होता भाई, डर से कांपना, तंग आना, पस्त होना, तालू में दांत जमना। तो भाई डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, तालू में दांत जमना। ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या है, बुरे दिन आना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और डर से कांपना, डर से कांपना, ठीक है, इसका क्या अर्थ होगा, थरथरी छूटना। ठीक है, डर से कांपना, थरथरी छूटना, ये मुहावरा है, थरथरी छूटना। ठीक है, तंग आना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, परेशान हो जाना। तंग आने का क्या है, परेशान हो जाना। पस्त करना, हरा देना या परास्त हो जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। विधानवाचक जो वाक्य है इसका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्या उसने काम कर लिया, ये क्या है, ये तो प्रश्नवाचक है भाई। जापान एक देश है। ठीक है, जापान एक देश है। ठीक, आगे देखते हैं, मैंने अब तक कुछ नहीं खाया है। तो ये तो निषेधवाचक है। ठीक है, निषेधवाचक है ये तो, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। राम का मकान उधर है। तो क्या है, राम का मकान उधर है, तो क्या किया गया है, संकेत। तो ये संकेत वाचक है। तो भाई बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, जापान एक देश है, ये विधानवाचक वाक्य है भाई। ठीक है, बी आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कान उमेटना। क्या भी, कान उमेटना मुहावरे का अर्थ क्या है। डींग मारना, दंड देना, बात फैलाना या शपथ लेना। कान उमेड़ने का अर्थ क्या है, देखो हम ऐसे बच्चे को कान पकड़ के ऊपर नहीं कर देते हो, कान उमेड़ना, तो क्या करते हैं, दंड देते हैं उसको। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या भाई, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? सा आ गया तो उपमा अलंकार। ठीक है, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और उपमा अलंकार कहाँ पे हो किसे कहते हैं? अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, और ये आपको इनके वाचक शब्द देख लेने हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। द्रव्यवाचक संज्ञा, परिवार, फूल, दाल, सेना। जो दाल है ये द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प होगा। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, जहाँ न वाच्यार्थ काम करे और न लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का न तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और न ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है भाई? अभिधा, व्यंजना, रूढ़ा या प्रयोजनवती। तो वहाँ पर भी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो भाई इस पंक्ति में विभावना अलंकार है, अतिशोक्ति है, भ्रांति है या रूपक है? तो इसमें भी रूपक अलंकार रहेगा। ठीक है, रूपक अलंकार क्यों रहेगा? जो उदयगिरी है, ठीक है, इस पर मंच, उदयगिरी मंच पर, ठीक है, उदयगिरी पर मंच का, रघुवर पर बाल पतंग का, ठीक है, रघु पर बाल पतंग का, संतों पर सरोज का, ठीक है, एवं लोचनों पर भृंग का क्या है? आरोप या अभेद हुआ है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प है। ठीक है, वाक्य भेद का सही विकल्प है। उसमें अच्छाई थी इसलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। ठीक है, उसमें अच्छाई थी इसलिए सब जगह उसका आदर सत्कार होता था। ये क्या है? तो भैया क्या है? संयुक्त वाक्य रहेगा। ए आंसर अपना बिल्कुल सही है। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है, और संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है, नीचे भैया एक अवतरण दे रखा है, इसको ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है, फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है वो हमें करने हैं। देखते हैं, हमारे विशाल देश में हिमालय की अनंत हिम राशि ने जिन नदियों को जन्म दिया है उनमें उत्तरापथ को सींचने वाली गंगा और यमुना नाम की नदियां जीवन की धमनियों की तरह है। ये हमारे इतिहास चैतन्य की साक्षी रही है। क्या भी ये हमारे इतिहास चैतन्य की साक्षी रही है। उनकी गोद में हमारे पूर्वजों ने सभ्यता के आंगन में अनेक नए खेल खेले हैं। उनके तटों पर जीवन का जो प्रवाह हुआ है वह जीवंत है। भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। यह सच्चाई हमारे रोम रोम में बंधी हुई है। नदियों की अंतर्वृद्धि में पनपने वाले आदि युग के जीवन पर हम अब जितना अधिक विचार करते हैं, हमको उस अपने विकास और वृद्धि की सनातन जड़ों का पृथ्वी के साथ संबंध उतना ही अधिक घनिष्ठ जान पड़ता है। जब तक भारतीय जाति का जीवन भारत भूमि के साथ बना हुआ है, जब तक हमारे सांस्कृतिक पर्व पर लाखों मनुष्य नदी और जलाशयों के तत्व पर एकत्रित होते रहेंगे, जब तक संकटों में बलिदान की भावना प्रत्येक मन में जागृत रहेगी, जब तक एक देश के नागरिक के रूप में हमारी पहचान जीवित है, तब तक हमारे आंतरिक गठन और हमारे अस्तित्व को सकुशल समझना चाहिए। तो ये भाई हमने एक गद्यांश अवतरण कर लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखते हैं, दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक क्या होगा? तो क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है भाई? हमारी पवित्र नदियाँ, क्योंकि पूरे के पूरे अवतरण में हमें नदियों के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद के अनुसार नदियों की अंतर्वेदी से क्या आशय है? ठीक है, अनुच्छेद के अनुसार नदियों की अंतर्वेदी से क्या है भाई? अंतर्वेदी, ठीक है, इससे क्या आशय है? नदियों से बहुत दूर की भूमि नहीं, नदियों का तूफान नहीं, दो नदियों के मध्य की भूमि या भूमि के बीच बहती नदी। तो भाई दो नदियों के मध्य की भूमि। अंतर्वेदी क्या है? बीच में जो होती है, हमारे अंदर, मध्य बीच में।
हमारे देश में बहने वाली नदियों के आदि स्रोत क्या है? तो क्या हिमालय के अनंत हिम राशि, भारत भूमि, गंगा और यमुना नाम की नदियाँ। तो भाई हम हिमालय के अनंत हिम राशि, ठीक है, ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अस्तित्व का समानार्थी शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संबंध, हस्ती, जीवंतता, विद्यमान। तो संबंध नहीं है भाई, ये आंसर बिल्कुल सही है। गंगा और यमुना नदियाँ किसकी साक्षी रही है? तो किसकी साक्षी रही है गंगा और यमुना नदियाँ? नए खेलों की, भारत के ऐतिहासिक चैतन्य की, पूर्वजों की, या भारत के ऐतिहासिक चैतन्य की? तो भारत के ऐतिहासिक चैतन्य की साक्षी रही है गंगा और यमुना नदियाँ भाई, ये आंसर सही है। आगे काव्यांश दे रखा है, इसे पढ़कर हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। और आप सभी को पता, आपके पेपर में पूछे जाते हैं दोनों ही ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको करवाने लग रही हूँ, ठीक है, और हमारे ये सीरीज का हिस्सा भी है। महाप्रलय की अग्नि साथ लेकर जो जग में आए, विश्व बलि शासन का भय जिनके आगे शरमाए, चले गए जो शीश चढ़ाकर अर्ध दिया प्राणों का, चले मंजारों पर हम उनकी दीपक एक जलाए, टूट गई बंधन की कड़िया स्वतंत्र की बेला, लगता है मन आज हमें कितना अवसन अकेला, जीत गए हम जीता विद्रोही अभिमान हमारा, प्राणदान से शुद्ध तरंगों को मिल गया किनारा, उदित हुआ रवि स्वतंत्रता का व्योम उगलता, जीवन आज़ादी की आग अमर है घोषित करता कण कण, कलियों के अधरों पर पतले पलते रहे विलासी कायर, उधर मृत्यु पैरों से बांधे रहा जूझता यौवन, उस शहरी यौवन की सुधी हम क्षण भर को न बिसारे, उसके पग चिन्हों पर अपने मन में मोती वारे। तो अब हम क्या है क्वेश्चन आंसर करेंगे। अनुच्छेद के अनुसार विश्व बलि शासन किसे कहा गया है? तो भाई अनुच्छेद के अनुसार विश्व बलि शासन किसको कहा गया है? तो ब्रिटिश शासन को कहा गया है, क्योंकि उसी समय का ये पद्यांश लिया गया है। कवि किन की मज़ारों पर दीपक जलाने का आह्वान कर रहा है? तो कवि किन की मज़ारों पर दीपक जलाने का आह्वान कर रहा है? बेड़ियों में फंसे लोगों की नहीं, महाप्रलय में ध्वस्त नहीं, शहीदों की मज़ारों पर दीपक जलाने का आह्वान कर रहा है कवि, सी आंसर सही है। अनुच्छेद के अनुसार शहीदों के बलिदान से हमें क्या प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो अनुच्छेद के अनुसार ही हमें बताना है, ठीक है, शहीदों के बलिदान से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो क्या मोती, जूझता हुआ जीवन, कठिनाई, आज़ादी। तो हमें आज़ादी प्राप्त हुई है शहीदों के बलिदान से। अगला क्वेश्चन है, काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। ठीक है, काव्यांश का उचित शीर्षक हमें बताना है। हमारा अभिमान, बंधन की कड़िया, शहीदों का बलिदान, या विश्व बलि शासक। तो शहीदों का बलिदान, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्योम का समानार्थी शब्द नहीं है? व्योम का अंतरिक्ष, अधर, फलक या अवसाद। तो भाई अंतरिक्ष भी होता है, अधर भी होता है, फलक भी होता है, लेकिन अवसाद नहीं होता भाई व्योम का समानार्थी शब्द। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, कौन से नहीं है? ठीक है, तुलसीदास, सूरदास, अगरदास, हृदय राम। जो सूरदास जी हैं ये राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। तुलसीदास, अगरदास और हृदय राम ये राम भक्ति शाखा के कवि है। जो सूरदास जी है ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के है भाई सूरदास जी, ये आपको ध्यान रखना है। और सूरदास जी को ही पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। ठीक है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह? जो बीजक है ये किसकी रचनाओं का संग्रह? सूरदास, जायसी, कबीरदास या तुलसीदास। तो भाई कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है बीजक, और इसमें साखी, शबद और रेमेनी का संकलन किया गया है। और बीजक का संपादन कबीर के ही शिष्य धर्मदास ने किया है। ठीक है, याद रखना है। और कबीरदास को ज्ञानाश्री शाखा का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है या माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूषण की रचना ने भी, कौन सी भूषण की रचना नहीं है? ठीक है, शिवा बावनी, रतन बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। तो भाई रतन बावनी जो है ये भूषण की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है? रीतिकालीन कवि
कौन है? केशवदास। ठीक है, इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण ये रचनाएं हैं। और केशवदास की और रचनाएं हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई हैं, जैसे रसक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, वीर सिंह, देवचरित्र, विज्ञान गीता। काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई ये इनकी, केशवदास की विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। ये काफ़ी बार पेपर में पूछी गई रचनाएं लिखवा रही हूँ मैं, जहांगीर जस चंद्रिका, और आपको रिकॉल होती रहेगी तो आपको याद रह जाएगी। नखशिख, वर्ण, छंदमाला। ठीक है, ये सभी केशवदास की रचनाएं हैं। और बाकी की शिवा बावनी, शिवराज भूषण तथा छत्र साल दशक की किसकी रचनाएं हैं? भूषण जी की है। और भूषण जी क्या है? वीर रस के महत्वपूर्ण कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, हरडे वाणी किसकी रचना का संग्रह है? जो हरडे वाणी है किसकी रचनाओं का संग्रह है? हरडे वाणी रैदास, रज्जब, दादू दयाल या गुरु नानक? तो दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है हरडे वाणी। ठीक है, और इसका संपादन दादू दयाल के ही शिष्य है। किसने किया था? क्या नाम है उनका? संत एक मिनट भाई, रुको एक मिनट। दादू दयाल के ही शिष्य थे संत दास और जगन दास, इन्होंने इसका संपादन किया है हरडे वाणी का। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। 100 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।